Yes, Mr. Adil, please continue. अस्सलाम सर। सर नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे हम सेल्फ मेजरमेंट के हवाले से, हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ मेजरमेंट स्किल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। if anyone want to improve his self measurement skill, तो उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो फॉलोज कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज दैट वन शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कि लोगों को अपने आप पे अपना ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना वो टेम्पर वो किसी चीज को लूज ना कर सकें, अपना वो बेस्ट यानी कि प्रोवाइड करें। और जब हम किसी को प्रायोरिटाइज करते हैं तो इट शुड बी वेलबिंग मैनर के हवाले से होना चाहिए आपके पास, और हमें अपना आप को कंट्रोल करना चाहिए जब हम किसी कोई डिस्कशन कर रहे हो। तो मीन के दिस मीन दैट हेल्दी एंड गेटिंग इनफ एंड स्लीपिंग, कि जब तक अपना अपना आप को कोर नहीं करेंगे, रेगुलर वर्क नहीं करेंगे, तो आप अपना ध्यान प्रॉपर अपना मैच करने के हवाले से। देन कहते हैं प्रैक्टिस बीइंग पेशेंट की बात होती है, कि मैनेजिंग योरसेल्फ इज मच इजियर व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग सेंस ऑफ पेशेंस की बात होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मोड पर बात हो जाती है, तो हमें अपने टेम्पर पे काबू करना चाहिए, अपना पेशेंस को कंट्रोल करना चाहिए। इस वजह से हम अपने आप को अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके लिए। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे, वन शुड फोकस ऑन अटेंशन टू वन टास्क, जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको असाइनमेंट दी गई है, आपने उसको कैसे फुलफिल बेसिकली यहाँ पे करना होता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को बेसिकली करते हैं, बेसिकली हम आदिल साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सर ये आतिफ साहब का भी नेट डीसी हो गया, मैं अभी इनको दे रहा हूँ, ये दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। तो इसमें सर हम बात करते हैं, जो फोर्थ पॉइंट हमारा था, रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ के हवाले से हम यहाँ पे बात करते हैं। दैट वन शुड टेक मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट स्किल डू यू डू बेस्ट, कि आपका अपना बेस्ट क्या है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे। कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आपका एम बेसिकली क्या होगा, आपका रोल बेसिकली क्या होगा, तो आप डायरेक्टली दूसरों को अपनी इन्फॉर्मेशन को थ्रो कर सकते हैं, इससे आप अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस बेसिकली कर सकते हैं इस चीज के लिए। फर्दर हम ये एक मजीद बात करते हैं सेल्फ मेजरमेंट स्किल्स के बारे से, कि आपकी जो वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पे आप इस स्किल्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक अपने गोल, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अपने गोल्स को हमने कैसे सेट करना होता है। मीन सेटिंग योर गोल शोज दैट यू हैव सेल्फ कंट्रोल टू रीच योर एम्बिशंस, कि आप जब अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, हमने इसको किस तरीके से मेजर करना है, किस तरीके से ट्रैक करना है, वही चीज हमारी प्रोग्रेस को शो कर रही होती है बेसिकली। एंड देन ऑनवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल्स में हम मजीद बात करते हैं प्लान फॉर ईच डे, कि आपने कैलेंडर को माइंड में रखते हुए, सामने रखते हुए, आपने अपनी पूरी वीक की वर्किंग को अपना ऑर्गेनाइज करना होता है। उन तमाम चीज़ों को आपने मैप आउट करना होता है, उसके टास्क को, प्रायोरिटीज को अपने करना होता है, जो आपने काम को कंप्लीट करना होता है, और उसके लिए स्पेसिफिक आप पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट पे आप फोकस बेसिकली करते हैं। एंड थर्ड हम बात करते हैं कम टू मीटिंग प्रिपेयर के, जब भी आपने कोई मीटिंग प्रिपेयर करनी होती है, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, अपने स्किल्स को अपने वहाँ पे शो करना है, अपना सेल्फ कंट्रोल वहाँ पे शो करना है, ताकि आप वैल्यूबल रिसोर्सेज को है मीटिंग में पुट अप कर सकें। मीन्स के आपने प्रेयर करना है टू मीटिंग के लिए, आपने अपना आपको ऑर्गेनाइज करना होता है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना होता है, अपने जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, आपने जो इम्पोर्टेंट जो गैदरिंग करनी होती है इन्फॉर्मेशन की, उसको किस तरीके से आप थ्रो करते हैं टुवर्ड द ऑडियंस के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे। एंड द लास्ट वन इज योर द थिंक बिफोर यू स्पीक, की हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं विद योर कलीग्स, यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर सेइंग ओवर इट। हमें ये ना हो कि कोई हार्मफुल रिस्पॉन्स की वजह से आपका कोई कोलीग जो है वो नहीं सफर यहाँ पे डेवलप हो जाए। तो आपको जब क्रिटिक्स भी करें तो एक जरा एक एमिकेबल वे से करें, तरीके से करें, इस अल्टरनेटिव वे से करें, कि आपके जो थॉट्स हैं वो प्रोडक्टिव हों और प्रोफेशनल वे में हो, और किसी को हिट ना कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। Sir, we are done with our group. इनके ग्रुप क्योंकि हमजा जान अवेलेबल नहीं। हमजा जान नहीं है। ओके, इनके ग्रुप से किसी को कोई क्वेश्चन?
सर हमने किसी से नहीं किया, उम्मीद करता हूँ किसी को नहीं करेगा। ओके आप लोगों को पर ऑफ करना पड़ेगा। ओके टीम 3 में हमारे पास कौन कौन है यहाँ पे? सर टीम 3 अस्सलाम वालेकुम, मिस मरवा है, मिस सुंदस है, मौजम हुसैन और कर्नल आसिफ अली भी शायद अभी आए हुए थे मीटिंग में। ओके गुड, तो स्टार्ट करें। अपने बताइए क्या है आपका टाइटल असाइनमेंट का और वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद फिर आप अपने सपोर्ट दीजिए एविडेंसेस फ्रॉम लिटरेचर। चाय अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, हमारा टॉपिक है मॉडर्न एचआरएम। मैंने इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद माइट भी थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा ब्रीदिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़े। सर आवाज़ कट जाती है आई थिंक। हेलो, आवाज क्लियर है आपकी, आप कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो टॉपिक है मॉडर्न एचआरएम मैनेजमेंट पे है। बेसिकली जो मॉडर्न एचआरएम मैनेजमेंट है ये बिगिन की गई थी, जो इसकी हिस्ट्री जो मॉडर्न एचआरएम मैनेजमेंट की जो बिगिन हुई थी ये रॉबर्ट ओन की एफर्ट से हुई थी, जिसका बेसिक फोकस था इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ये तो मॉडर्न मैनेजमेंट की हिस्ट्री इसने डेवलप की थी, जो कि इसका मॉडर्न जो टाइटल था, जो इसके जो मॉडर्न एचआरएम का जो फादर था वो डेव रिच था, जिसने 2012 में एचआर की मैगजीन्स में इसको टाइटल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। मॉडर्न मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस जो ये था कि उन्होंने स्पेसिफिकली इसको डिजाइन किया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज इन एनी डिपार्टमेंट। इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट डायमेंशंस। फर्स्ट वो एम्प्लॉइज को एक्वायर कैसे करना है, उसके बाद इनकी डेवलपिंग कैसे करनी है और इनको रिटेंशन कैसे करना है फॉर देयर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है। ओके उसके बाद बेसिकली जो मॉडर्न मैनेजमेंट का जो बेसिक रोल था ये बताती है कि किस तरह हम स्ट्रेटेजिकली अपनी एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ये थ्रू द मॉडर्न मैनेजमेंट वी कैन पुट अ राइट पर्सन इन अ राइट जॉब। अपनी स्ट्रैटेजीज को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेन कर सकते हैं और अपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल्स को सेट करते हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ये बेसिकली जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ये एम्प्लॉइज की फ्रस्ट्रेशन को भी रिड्यूस करती है बाय ड्यूरिंग देयर वर्किंग परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग सम इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशंस। और जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ये किसी को स्पेसिफिकली ये ना कल्चर को डाइवर्सिफाइड करती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे कि कुछ जॉब्स होती हैं वो स्पेसिफिकली कहते हैं ये फीमेल के लिए होगी या ये मेल के लिए होगी या स्पेसिफिक एज के लिए होगी, या कुछ हमारे रिलीजियस होते हैं, कुछ फेथ्स होते हैं। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ये हर किसी को वार्मली वेलकम करती है एम्प्लॉइज के साथ अपना रिलेशन एक अच्छा बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट also improve the organization's goodwill through by enhancing the impressive image। मॉडर्न क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, दे हैव मैनी रीजंस फॉर गेटिंग द सक्सेस इन देयर जॉब्स। इसमें 3 बेसिक इसकी थीरीज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। सिस्टम थीरी है फर्स्ट वन, जो कि सिस्टम थीरी इज जस्ट लाइक दैट कि हमें जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, इनको आपस में रिलेशन रखना चाहिए, बल्कि ना कि इनको आइसोलेट में रहना चाहिए। अगर दोनों हायरार्कीज का आपस में रिलेशन होगा तभी प्रोडक्टिविटी होगी, तभी एम्प्लॉइज को डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इफेक्टिव वे में उनको मिल रही होंगी। टेलर थ्योरी इसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है। उसका ये कहना था कि एलोकेट द वर्क बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर, जिससे हम लोग अपने टाइम को भी सेव कर सकें, जिससे एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी किया जा सके और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की जा सके। आवाज आ रही है सर?
जी आपकी आवाज आ रही है। Okay. Second one is that contingency theory. Contingency theory में रिक्वायर किया जाता है डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को रिक्वायर किया जाता है, ये होली ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई की जाती है। आजकल की जो मोस्टली वेल डेवलप्ड या मोस्टली जो लार्ज स्केल्स पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न है, डेल्टा एयरलाइन कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इंटेल या अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनीज हैं, ये स्ट्रांगली ये जो कंटीजेंसी थ्योरी पे बेस करती हैं। इन्होंने अपने गूगल कंपनी भी इसी में आती है, एप्पल कंपनी भी इसी में आती है। इन्होंने इनकी जब मैं थ्योरीज पढ़ रही थी तो इन्होंने बहुत ज्यादा इनका जो बेसिक जो इनकी सक्सेस की तरफ जो इनका जा रहा था कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन था विद देयर एम्प्लॉइज थ्रू द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल। इनका अपने इन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया हुआ था थ्रू इनके लीडरशिप स्टाइल की वजह से। क्योंकि अगर हम लोग देखें, मैं एक लोकल एग्जांपल इसमें देना चाहूंगी। रिसेंटली एक इशू हुआ था सियालकोट में टेक्सटाइल की फैक्ट्री पे, जिसका एक पर्सन था जो श्रीलंकन था, वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर। हिज नेम वाज प्रीथा कुमार आई थिंक। तो उसके साथ ये वो एक लीडर था और उसके जो एम्प्लॉइज उसके अगेंस्ट क्यों गए थे, दैट वाज द रीजन, क्योंकि वो शायद चाहे जैसे भी था उसकी जो भी उसकी वर्किंग थी, अगर एम्प्लॉइज उसके साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, अगर कोई इशू वहां पे आ रहा था, उनकी कंपनी को चाहिए था उसको फायर करते और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हायर करते। क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ये आ रहा था कि एम्प्लॉइज के साथ मिस मैचिंग थी। वो जस्ट डायरेक्शन देता था, जैसे सर असगर ने भी पीछे कहा कि हमें डायरेक्शंस दे देनी चाहिए, हमें इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराना चाहिए, वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो क्या हम लोग फॉरएवर के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्री ही रहेंगे? वी डोंट हैव अ राइट टू सी एट द स्काई। तो फॉर दैट हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। क्या फॉर द लाइफ टाइम के लिए तो हम लोग यहीं भी नहीं रहेंगे ना? अगर हम चाहते हैं कि हम लोग डेवलप करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, हर चीज को बूस्ट अप करने के लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो अप करना पड़ता है। एंड फॉर दैट हमें उन चीजों को फॉलो अप करने के लिए उन कंपनीज को देखना चाहिए, हम क्यों दूसरे कंपनीज के स्टेटमेंट्स को, क्यों दूसरी कंपनीज की पोजीशंस को क्यों फॉलो अप करते हैं। क्योंकि उसके लिए हमें कुछ उसके बैक पे उनकी कुछ ना कुछ वो स्टोरीज होती हैं, कुछ ना कुछ उनकी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे मैंने काफी ज्यादा कंपनीज का नाम लिया, तो वो लीडरशिप स्टाइल को फोकस करके अपने एम्प्लॉइज के साथ इन टच अप थे। दैट्स व्हाई उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेवलप वो जो इंडस्ट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज में है दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द सक्सेस। नो, अगर हम लोग अपने हमारे कंट्रीज में वो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हुई हैं, लेकिन क्यों इतनी सक्सीड नहीं है, क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं है, वो यही रीजन है कि हम लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्टिल वही अपने फोरफादर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और उसमें कोई इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को यूज करने के बजाय हम लोग कहते हैं कि एज इट इज बस एम्प्लॉइज उनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और मैस्लो की थ्योरी और मॉनिटरी इंसेंटिव थ्योरी और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी या एक्स वाई थ्योरी हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और एम्प्लॉइज जो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर एम्प्लॉइज को इसके अलावा भी कुछ और चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे मार्केट में कंपेटिटर्स हमारे आ जाते, पहले तो हम बड़े रिलैक्सली काम कर रहे होते हैं, अगर हमारे मार्केट में हमारे कंपेटिटर आना शुरू हो जाते हैं तो हम लोग फेयर फील क्यों करते हैं? हम लोग क्यों अपने एम्प्लॉइज को प्रेशर करते हैं? क्यों हम लोग इस चीज में फिर हम आना शुरू हो जाता है? चाहे हम जितना मर्जी कहें, तब हमारी रोटी कपड़ा और मकान की क्यों नहीं एग्जांपल चलती वहां पे? हम लोग क्यों नहीं कहते हैं कि हम लोग दे रहे हैं तो एम्प्लॉइज वुड बी सेटिस्फाइड? तो हमें इंटरनली कहीं ना कहीं वो फियर आ जाता है। तो फॉर दैट हमें यहाँ पे कंटीजेंसी थ्योरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये थ्योरी अप्लाई की जा रही है। थर्ड वन है क्वांटिटेटिव थ्योरी। ये भी इसी थ्योरी को सपोर्ट कर रही है फॉर एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट। ये बेसिकली ये थ्योरी जो है ये रिस्क एनालिसिस करती है, कैलकुलेट करती है डिफरेंट बेनिफिट्स को। क्योंकि इसमें हम जब एम्प्लॉइज को हायर करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये एम्प्लॉय जो हम लोग हायर करने जा रहे हैं क्या ये इफेक्टिव है भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं। तो ज्यादा स्ट्रांगली जो हमारी थ्योरी सपोर्टिव थी वो कंटीजेंसी थ्योरी थी, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद मैं बताना ये चाहूंगी कि जो मॉडर्न थ्योरी थी ये स्पेसिफिकली ये फैक्चुअल स्टडी है और ये रिप्रेजेंट करती है लेटेस्ट आइडियाज को, लेटेस्ट डेवलपमेंट को इन एवरी फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट। और ये सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस को, ये एचआरएम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकसिंग है ये तीनों थीरीज, क्योंकि ये अगर दूसरी थीरीज को हम लोग फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने क्लासिक और न्यू क्लासिकल, वो स्पेसिफिकली फोकस नहीं था उनका इस थीरीज की तरफ, लेकिन जो हमारी मॉडर्न थीरी है ये जो ह्यूमन रिसोर्स को इम्पार करती है, उन कुछ एटॉनमी पावर्स देती है रिलेटिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी, रिलेटिंग टू देयर वर्किंग परफॉर्मेंस, एंड फॉर दैट उनकी ऑटोमेटिकली उनकी अपनी वर्क के साथ इंगेजमेंट इंक्रीज होती है, वो क्रिएटिविटी की तरफ आती है, उनका माइंडसेट इनहैंस करता है। इसमें मैं एक गूगल की एग्जांपल ऐड करूंगी कि गूगल कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड किया हुआ है उन्होंने थ्रू दैट, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल काइंड ऑफ वो जो अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज दी हुई हैं, वो क्या उसमें ये भी जिम भी आ जाता है, उसमें सैलून आते हैं, उसमें केयर सेंटर्स आते हैं, तो अगर उनको इस तरह के फैसिलिटीज अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेटर होगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉइज जो होंगे हमारे इनकरेज होंगे, इसमें उनका क्रिएटिव माइंडसेट होगा, वो इम्पार किए जाएंगे, और इम्पार करने से ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमें इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मिलना शुरू हो जाएंगे। और बेसिकली अगर हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट को लेके चलते हैं तभी हम लोग सक्सेस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर ये जिस तरह एक मेरे पास सवाल था सर असगर के लिए और सर शाह के लिए, सर शाह ने ये कहा कि हम लोग आर्मी, जैसे आर्मी एक रूल बेस्ड है, वो उन थीरीज को लेके चलता है, तो देखा जाए उसके बियॉन्ड वो बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स ले रहे हैं, उनको फॉर एग्जांपल उनको घर का इंसेंटिव दिया जाए, उनको गाड़ी का इंसेंटिव दिया जाए, मल्टीपल काइंड ऑफ इंसेंटिव्स दे आर गेटिंग बाय देयर जॉब। हम लोग आर्मी पर्सन तो नहीं है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग तो आर्मी पर्सन हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज, वो रेपुटेशन, वो एक्सेस, वो एक गुडविल जो सोसाइटी में मिलती है, वो एक आम एम्प्लॉय को नहीं मिलती है, एंड वी आर नॉट वर्किंग एज एन आर्मी पर्सन। तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको लेके चलें तो इट्स नॉट लाइक दैट इफेक्टिव। अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, तो उस फॉर दैट हमें अपने एम्प्लॉयज को उनके अंदर रह के देखना चाहिए। अगर हम इस तरह की आर्मी की एग्जाम्पल्स को लेंगे, या रोटी कपड़ा मकान वाली जो सरसगन एग्जाम्पल दी, हमें इन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए, तो उसके लिए तो हम लोग फिर फॉर एवर के लिए डाउन टू अर्थ रहेंगे और कभी भी हम लोग सक्सेस की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि हमें मॉडर्न थ्योरी की तरफ मूव करना चाहिए एज वी दैट। अगर हम लोग इसी पार्ट्स थ्योरीज में ही रहेंगे तो हम कभी भी इफेक्टिवनेस की तरफ नहीं जाएंगे। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लास्ट पे ये ऐड कर दूंगी कि ये जो हम लोग आजकल जो एंड्रॉइड या मल्टीपल फोन यूज करें, हम आज क्यों नहीं 3310 पे बैठे हुए, क्यों उन फोन को लेके क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की वजह से है, उनको इनहैंस करने की वजह से ही ये मॉडर्न कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी ने ही सपोर्ट किया था, तो तभी जाके ये चीजें आई हैं। हमारी कंट्रीज क्यों इतना पीछे रह गई हैं, क्योंकि हम लोग अभी अपनी वो सोच को इतना डेवलप कर ही नहीं सके अभी तक, जिसकी वजह से हम वही सोचते हैं कि चलेंगे बस इतना पेट भर है ना, बच्चों के पेट भरे जा रहे हैं तो बस इतना बहुत है। इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दिस all scenarios. Thank you. That's all from my side. Okay, very nice, Marwa. Good presentation. Next we have Thank you, sir. in your group and Suddhas. Sir, Miss Taiba continue करेंगी if he's here, और उसके बाद मैं continue करूँगी. चलिए let me start. मैं हाँ लेके तैयबा इधर नहीं है अभी. तो हमारे जो टॉपिक हमें गिवन था उसमें आपने स्पेसिफिकली रिवॉर्ड की बात की थी, मोटिवेशन की बात की थी. तो मेरी आवाज आ रही है? Yes, we can hear you. ठीक है सर. तो सर उसमें मैं इस पॉइंट को लेके चलूंगी. इसमें थीरीज के सपोर्ट की बात की गई थी कि सर आपने कहा था कि हम थीरीज को साथ इन रिलेशन टू दोस हम लोग बात करें. तो इसमें बात करूंगी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की. इट वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय विक्टर रूम, जो कि येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में थे इन 1964. जब मेन फोकस है इस थ्योरी का, दैट इज it stresses that and focuses on outcomes and not on needs, unlike Maslow and Herzberg. जैसा अभी मैडम मलवा ने बात की कि Maslow और Herzberg की थ्योरीज और इनके बियॉन्ड हमें देखना चाहिए. तो ये भी काफी पुरानी थ्योरी है, लेकिन it looks beyond Maslow and Herzberg
theory of need. It basically states that employees' motivation is an outcome of how much an individual wants a reward. So basically it shows a relationship between motivation and reward. कि हम एज एन एम्प्लॉय हम मोटिवेट होते हैं रिवॉर्ड के बारे में सोच के इसके सिमिलर एक थ्योरी है दैट इज इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन and it is basically a behavioral theory and it suggests that people are motivated by a drive for incentives and reinforcement. जैसा हम एज अ स्टूडेंट अगर हम अभी अपने आप को कंसिडर करें तो हम लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वी वांट टू स्कोर अ गुड ग्रेड A+ के लिए या हमारा रिसर्च पेपर अच्छा हो जाए या पब्लिश हो जाए या किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाए अभी हमारा ये मोटिवेशन है जो हमें रिवॉर्ड जो हम उसको देख रहे हैं वो है कि अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन और अगर एज एन एम्प्लॉय हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर मॉनेटरी बेनिफिट हमें इन्वॉल्व है या किसी कंपनी की पॉलिसी है कि वो कोई सर्टेन जैसे हम लोग कमीशन बेस्ड जॉब्स देखते हैं जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेसिक पे उन्होंने जो है ना सेट की होती है और उसके बाद कमीशन बेस्ड है तो उसमें सब ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू हैव इंसेंटिव एंड अ रेज इन देयर पे और अगर हम इस तरह से दूसरी सिनेरियोज में इसको देखें कि अगर अभी जैसे ओलंपिक्स है तो हम लोग अगर देखें तो वहां पर क्या मोटिवेट करता है एक रनर को या एक किसी एथलीट को वो है एक मेडल्स या ट्रॉफीज या रिकग्निशन so basically it states that and it relates and it justifies properly we are motivated to do something considering our rewards that we will get in the end. अब अगर इसमें देखा जाए कि डिफरेंस क्या है बेसिकली मोटिवेशन में और रिवॉर्ड में तो a simplistic way to look at the difference between motivation and reward is that motivations generally come before the behavior but rewards come after the behavior. For example, motivation is what drives us to take an action and reward is what you get from taking that action. So इसमें अगर आगे हम बात करें rewards की तो जो simplest जो literally meanings है उसके वो it's an incentive plan to reinforce the desirable behavior of workers or employers in return for their service to the organization. अब इसमें monetary benefits भी हैं in the form of salary और non monetary benefits भी आते हैं awards की सूरत में या recognition की सूरत में और इसमें जो primary objective of organization in giving rewards is to attract, maintain and retain efficient, high performing and motivated employees. इसमें अगर हम लोग बेसिकली इसकी डिवीजन करें रिवॉर्ड्स की तो वी हैव इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जैसा हमें उससे ही मीनिंग से उसके पता चलता है कि दे आर इंसेंटिव्स व्हिच सेटिस्फाई एन एम्प्लॉय इंटरनली अगर हम देखें तो इट्स नॉट ओनली मनी दैट इज इनफ टू मोटिवेट पीपल some employees के लिए हम ये देखते हैं कि उनके लिए वर्किंग कंडीशंस या कोई और बेनिफिट्स होते हैं जो पैसे से ज्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं सेटिस्फाई करते हैं तो इंट्रिंसिक इंसेंटिव्स की अगर एग्जांपल देखें तो इट कैन बी गिविंग मीनिंगफुल वर्क टू एम्प्लॉयज giving autonomy to employees allowing employees to take responsibility in areas of their expertise and provide developmental opportunities to employees. For example, अगर मुझे अच्छी सैलरी दे दी जाए लेकिन अगर मुझे वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो मैं वो छोड़ना चाहूंगी जॉब क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग एनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू बी ऑन दैट जॉब टू बी ऑन दैट पोजीशन इवन दो इट इज पेइंग मी हाईली तो इस तरह है कि इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने एक्सट्रिंसिक हैं जो कि टैंजिबल है इन फॉर्म ऑफ पे है या एडवांसमेंट है या रिकग्निशन या टाइम ऑफ एटसेट्रा तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स बेसिकली मींस द रिवॉर्ड इज इसमें यही है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ अकम्पलिशमेंट मिल जाए अ ट्रॉफी और मेडल और अ बैज और पॉइंट्स or even monetary benefits for like bonuses or commissions on certain in case of certain jobs. अब अगर हम लोग जैसा बात करें करियर रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन की अगर हम लोग करियर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में बात करें तो जो फ्यूचर नजर आता है दैट इज
बेसिकली एम्प्लॉयज जो डिफरेंट रिसर्चेस भी आजकल की जा रही हैं इंटरनेशनली, उसमें यही आउटकम्स आ रहे हैं कि यही फाइंडिंग्स हैं उनकी भी, कि एम्प्लॉयज मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा अपने करियर पाथ को एस्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा विलिंग हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस उन पे इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली अगर हम देखें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अगर आप उनकी भी फीस होती हैं, सर्टेन एम्प्लॉयज उनको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशंस उन पे इन्वेस्ट करें तो इट वुड बी लाइक रियल मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम अगर बात करें, एक एग्जांपल है फॉरेन यूएस बेस्ड कंपनी की, दैट इज इनोसेंट ड्रिंक्स। एंड उनका द डेवलपमेंट स्ट्रैंड ऑफ इनोसेंट ड्रिंक्स इज टोटल रिवॉर्ड packages, and they offer sport programs for their employees in the growth, co-development, and they provide coaching, they provide study funds. So this is something that is future of rewards. हम लोग बेसिक पे और बेसिक जो अवार्ड्स और ट्रॉफीज, इनसे आगे अब जो फ्यूचर है वो यही है कि आप करियर पाथ्स उनके एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद की जाए। इसी एस्पेक्ट में एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड एट वर्क कंपनी में, इनका फील्ड था, सर्वे किया था इन्होंने, जिसमें उन्होंने मैनेजेरियल लेवल के और एम्प्लॉय से आउटकम लिया था, इसका रिस्पॉन्सेज लिए थे रिगार्डिंग देयर फीडबैक ऑन रिवॉर्ड सिस्टम्स। तो उन्होंने यही कहा था कि जो मेन वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि जिससे उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी टुवर्ड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बेसिकली employers investment in professional development, their career path and their career development plan. अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की, जैसे हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, हमारा सबका ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी से है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसमें बेसिकली जो है वो तो इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स बेसिक पे सिस्टम ही है जो हर जगह गवर्नमेंट इदारों में प्रिवेल कर रहा है। और जो है अब अगर उनका प्रमोशन होता है एक ग्रेड से नेक्स्ट ग्रेड में, तो वो उसमें कंपनसेशन इंक्रीज होती है, इज रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द बेसिक पे सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कुछ केसेस में ग्रेचुटी फंड्स भी देखे गए, लेकिन एक जो मेरे भी नजर से गुजरा था व्हाइल स्टडीइंग देयर, दे ऑफर पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स टू देयर फैकल्टी। उसमें बाहर से जाके यूनिवर्सिटीज में भी आप सब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, करंटली आप सब इसी सेक्टर से हैं, लेकिन उसमें यही था कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में बाहर जाते हैं, पीएचडी करते हैं, देन यू कम बैक एंड यू सर्व योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। तो इसमें ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि उनकी करियर ग्रोथ हो रही है इसमें। अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें तो एपीएस, द सिटी स्कूल, बीकन हाउस स्कूल, इनमें प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं टीचर्स के लिए, एनुअल बेसिस पे भी होते हैं, बाय एनुअली भी होते हैं, जिसमें उनको सारी रिवाइज सिलेबस अगर जब होता है या रिवाइज नहीं भी होता, फिर भी उनको नई स्किल्स, नई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाती हैं कि जिससे वो अपने आप को इक्विप करके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो इतना रिफाइंड नहीं, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम के आने के बाद सारे सरकारी इदारों में, सारे स्कूल्स में एक ट्रेनिंग कंडक्ट की गई थी कि आप इस नए करिकुलम को किस तरह टीच करें। और उसमें जिन लोगों से मेरा मतलब जिनसे मेरा वो हुआ है इंटरेक्शन, उनमें ये फीडबैक था कि बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया गया था। और मैंने अपने बेटे की अगर बुक्स देखी सिंगल नेशनल करिकुलम की, तो मुझे वो बहुत मुश्किल लगी और मुझे लगा कि ये किस तरह आप एक किंडरगार्टन का बच्चा ये किस तरह देखेगा, ये एक्टिविटीज जो लिस्टेड हैं ये आप किस तरह करवा सकते हो, और ये पता नहीं उन्हें समझ भी आ सकेंगी कि नहीं। और जब मेरा टीचर से इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया गया है, और अगर हम बच्चों को ये जब करवाएंगे तो आप खुद देखेंगी कि उनको ये चीजें समझ आएंगी। तो ये बहुत छोटे लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ये की गई है, स्कूल्स के लेवल पे कि आपको ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द फ्यूचर। अगर आप एम्प्लॉयज को ऑप्शन देंगे कि आप पैसे या अपने करियर ग्रोथ की तरफ जाएं, तो मैं हालांकि मोस्टली लोग अब करियर ग्रोथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजी से दौर बदल रहा है, हम लोग अपने वी कांट स्टिक टू ओल्ड मेथड्स।
इसमें जैसा मरवा ने बात की कंटिजेंसी थ्योरी की, हम लोग टोटली उसको निकाल नहीं सकते ब्यूरोक्रेसी को या पुराने मेथड्स को ऑब्वियसली, लेकिन कंटिजेंसी थ्योरी की यही बात है कि आप जहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं वहां पर आप नए ऑप्शंस लेके आ सकते हैं, मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस आप ऑप्ट कर सकते हैं, और जहाँ पर आप समझते हैं कि नहीं यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक कल्चर या पुराना कल्चर ही हमें लेके चलना चाहिए, वहां पर आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सर नेक्स्ट मोजम साहब इसको रैप अप करेंगे। जी मौजम साहब, अच्छा स्लाइड्स जी मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों ने बनाई हुई थी लेकिन आप लोगों ने शेयर नहीं की। एनी हाउ ये सर बनाई थी। सर ये सर बनाई बस थी सर, वो इंटरनेट इश्यूज आ रहे थे सर, तो इस वजह से इंटरनेट इश्यूज की वजह से भी, प्लस वो एक प्रेजेंटेशन नॉर्म भी चेक कर रहे थे। वो हम लोगों ने देखा कि सबने नहीं बनाई तो फिर हम लोगों ने प्रेजेंट नहीं की। तो वो इस वजह से जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम के ठीक है, जिस तरह चल रहा है उसी तरह प्रेजेंट कर लेते हैं। ओके तो थैंक यू मिस सुंदर एंड मिस मरवा। मिस तैयबा मेरे ख्याल से उनका भी इंटरनेट इशू आ रहा है, तो इस वजह से वो भी अपना वो, लेकिन सर इसमें फॉर टाइम बिंग जो देयर आर फ्यू थिंग्स एचआर के हवाले से। फर्स्ट कुछ मोटिवेशन थीरीज हैं, कुछ ऐसी थीरीज हैं जो एचआर से और मैनेजमेंट से ही रेलेवेंट है, क्योंकि एचआर भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो इसमें एक हर्शबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन 2 फैक्टर थ्योरी है, ये एचआर को सपोर्ट करती है, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की बात हुई, जो कि मिस सुंदस ने अभी डिस्कस किया है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये क्या चीज है। फिर इसमें सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज भी यूज होती है और हो भी रही है। 1960s में ये मिस्टर गोल्डनर ने प्रपोज की थी। तो कोई भी इसमें, इसका क्रक्स बेसिकली यही है कि एम्प्लॉय कोई भी मोटिवेट हो सकता है कलीग से भी, वो सोशल नॉर्म्स को या ग्रुप की प्रेफरेंस को मीट करने के लिए जरूरी नहीं आप एम्प्लॉय किसी की न्यू कमर की हेल्प कर रहे हो। आप किसी न्यू कमर की हेल्प अपनी सोशल बॉन्डिंग्स की वजह से भी कर सकते हैं। आप न्यू कमर की हेल्प, आपको पता है कि जब आपने ज्वाइन की ऑर्गेनाइजेशन तो तब क्या प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम्स को नया बंदा आने वाला ना फेस कर रहा हो, या उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए, तो ये भी सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो है इसे सपोर्ट कर रही होती है इस बात को। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो आज भी हमारा है, मोटिवेशन भी होती है, और लोग चाहते भी हैं जी सरकारी जॉब होनी चाहिए। वो पाकिस्तान में जो आज तक ब्यूरोक्रेसी कल्चर है वो इसी वजह से सपोर्टिव है। उसकी बेसिक रीजन एक ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स भी हैं, जिसमें सैलरी भी है, बोनस भी है, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, और जो गाड़ियों का फ्यूल, गाड़ियां, घर, ये जो, क्योंकि आप जब गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं तो आप ये जो बुनियादी जरूरियात हैं उनसे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे है पाकिस्तान में काफी, कि ये लोग जो हैं सरकारी जॉब्स किस वजह से करना चाहते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें बात हुई थी कि रिकग्निशन और अप्रिसिएशन की। रिकग्निशन और अप्रिसिएशन भी वैसे ही जरूरी है, जिस तरह मिस सुंदस ने अभी बताया है कि पैसों के अलावा हमें एक बिहेवियर जो मोटिवेट कर रहा होता है किसी काम को करने के लिए, और एक उसका रिवॉर्ड जो उस काम को करने के बाद हमें मिलता है। अच्छा, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इफ वी टेक एचआर इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एचआर जो है वो 1980s के बाद स्टडी या डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। इसमें भी कुछ चीजें हमारे पास हैं जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से यूज हुई हैं। एचआर ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में अभी तक अंडर डेवलप्ड है। पाकिस्तान में इसके अगर 3 फेजेस हम करें कि एचआर उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज, पहली बात तो ये कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, डेवलप करना, ये एक जो आपकी किसी भी कंट्री का कैपिटल है। दूसरी चीज कि हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर का डिपार्टमेंट है जिसका कुछ
फंक्शनैलिटीज हैं, जिसके कुछ अपने असाइनमेंट्स हैं, उसमें एम्प्लॉय का करियर डेवलपमेंट, उसमें इनके आजकल के मुताबिक एम्प्लॉय की मोटिवेशन, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन, ये सारा के सारा इंक्लूडेड है। आपकी किसी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 3 किस्म के आपके कैपिटल जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल 65-64% ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, फिजिकल कैपिटल और फिर नेचुरल कैपिटल, जो किसी भी कंट्री के अंदर ये 3 कैपिटल्स हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का अगर 65% कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो मींस ये डेवलप भी होना चाहिए। पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस लेट आई है, लेकिन स्टिल 3 किस्म की कंपनीज के लिए ये HR वाले जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे जो पहला है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन होनी चाहिए। पाकिस्तान में पोटेंशियल की कमी नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है, ये ह्यूमन कैपिटल जो है, ये क्वालिटी भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और इंडस्ट्रियस भी हैं, इनका अपना भी है काम। और इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये काम कर रहे होते हैं, उसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उसमें डिफरेंट इनके रोल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में देखा जाए तो लेबर ऑफिसर्स, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स, ठीक है, और फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती हैं कि इन्होंने डे टू डे एक्टिविटीज करनी होती हैं। फिर इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स होते हैं, एक्स आर्मी पर्सनल्स, आपने देखा होगा मोस्टली इस तरह की पोजीशंस पे बैठे होते हैं क्योंकि वो इस तरह एक उस ऑर्गेनाइजेशन में से गुजर के आए हैं। फिर मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन्होंने इस कल्चर को डेवलप, HR को डेवलप और इस कल्चर को डेवलप करने में काफी रोल प्ले किया हुआ है। ब्रेक थ्रू नॉलेज दिया हुआ है, स्किल्स और फिलोसफी लेके आए हुए हैं उन्होंने। पर्सनल ऑफिसर, स्पेशली एक ऑफिस आपका HR का ऑफिस, HR के लोग काम कर रहे हैं, कुछ कंपनसेशन और बेनिफिट्स पे काम करते हैं। वो पूरी टीम जो है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन की, वो HR को और अपने ह्यूमन बीइंग्स को और ह्यूमन कैपिटल्स को डेवलप करने पे लगी होती है। फिर इसमें पर्सनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, लेबर रिलेशंस, ये लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में 3 किस्म के क्योंकि रिसोर्सेज हमें मिलते हैं HR में, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एक नॉन प्रॉफिट के अंदर और एक जो है जो मल्टीनेशनल्स के अंदर। तो ये 3 किस्म के जो है ना ये हमें रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। गवर्नमेंट सेक्शन में जिस तरह HEC है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, NCHD इदारा है, और टेवटा इसकी बड़ी एग्जांपल है। टेवटा भी बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स से रेलिवेंट ही इदारा है, जो कि अवाम को टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या उतने हुनरमंद नहीं है, तो उसके लिए। अब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में अमन टेक है, कुछ ऐसी कंपनीज, पाकिस्तानी सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ कंपनीज काम कर रही हैं जो कि HR वालों को और प्लस जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग सेक्शंस करवाते हैं। और हुनर फाउंडेशन है, उम्मीद पार्टनरशिप है, अलनूर प्रोग्राम्स हैं, तो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स, पेरेंटल लीव्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारे अपने राइट्स क्या हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स, जो HR ऑफिस भी जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड ऑफिस है, उस पे कोई क्वालिफाइड लोग आके जरूरी नहीं वो ऑफिस रन कर रहे हो। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि क्वालिफाइड पीपल आर नॉट रनिंग द HR डिपार्टमेंट, और उस वजह से लोगों को या एम्प्लॉयज को एग्जैक्टली वो चीज